नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। आज नॉन एग्री मार्केट को अगर आप देखें तो गोल्ड कल की तेजी यहां पर जारी है, 72,000 के ऊपर है। हालांकि ये तेजी हल्की है, दायरे में भी कह सकते हैं, क्योंकि बाजार की नज़र आज एक अहम डेटा पे है, वो है यूएस में अगस्त महीने के जॉब रिपोर्ट पर, क्योंकि उस पर नज़र फेड की भी होगी और फेड के जो डिसीजन होंगे 18 सितंबर को ब्याज दरों को लेकर, उसका असर वो साफ तौर पर वहां भी दिखेगा। इसलिए पूरे बुलियन मार्केट की नज़र आज उस आंकड़े पर रहेगी। लेकिन जो डेटा आए हैं इस हफ्ते, उसमें जॉब ओपनिंग्स के जो आए हैं डेटा जुलाई महीने के, वो काफ़ी यूएस में कमज़ोर रहे हैं। और प्राइवेट सेक्टर के जो नौकरियों के नंबर्स आए हैं, हायरिंग के नंबर्स आए हैं अगस्त महीने के, वो 3.5 साल में सबसे कमज़ोर रहे हैं। तो चिंता तो है वहाँ की इकोनॉमी को लेकर। पहले से ही मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ और तमाम डेटा भी कमज़ोर है। लेकिन चलिए, गोल्ड और सिल्वर में इन अहम आंकड़ों से पहले आपको क्या करना है। हमारे साथ दो मेहमान हैं, अनिंद बैनर्जी हैं कोटक सिक्योरिटीज से, और भूपेश शर्मा है टेक्निकल एनालिस्ट हैं बीकानेर से, और मैं विश्व मोहन। तो शुरुआत करते हैं मुनाफे की मंडी में गोल्ड के साथ। भूपेश जी बताइए, गोल्ड 72,000 के ऊपर है, धीरे धीरे खरीदारी बढ़ती जा रही है, अब क्या करना चाहिए आज? जी, नमस्कार विश्वमन जी। अगर नमस्कार सर। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड का स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। मुझे लगता है आने वाले समय में गोल्ड का बाजार 71,600 से लेके 72,300 के बीच में चलता रहेगा। और आज की बात करें स्पेशली, तो आज 71,900 के आसपास कहीं भी गोल्ड वायदा मिलता है, तो इसमें खरीदारी करनी चाहिए। और स्टॉप लॉस इसका 71,700 के नीचे का रहेगा। अपसाइड में मुझे लगता है कि 72,150 और 72,300 के लक्ष्य बहुत आसानी से देखे जा सकते हैं। तो ये रहा है, आपको यहाँ पे तेजी ही दिख रही है। चांदी बताइए, 85,000 रुपए के ऊपर खरीदारी बनती है क्या? जो तेजी का ट्रेंड दिख रहा है चांदी में, ये कंटिन्यू होगा? जी सर, चांदी की बात करें तो कल एक अच्छा मूव चांदी के बाज़ारों में देखा गया था। मुझे लगता है कि 84,900 के आसपास कहीं भी चांदी मिलती है। अभी 85,000 का दाम है, और कहीं भी या करंट भाव पर भी ले सकते हैं। 84,700 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएँ, और अपसाइड में 85,500, 85,900 तक के लक्ष्य बहुत आसानी से देखे जा सकते हैं। चांदी भी आप खरीदने की सलाह दे रहे हैं? 85,600, 85,900 दो टारगेट है, और स्टॉप लॉस है 84,700 का। ये टारगेट आज ही अचीव हो जाएगा भूपेश जी, या वेट करना पड़ेगा? जी बिल्कुल, ये कॉल जो दी गई है आज के लिए दी गई है। मुझे लगता है आज शाम के सत्र में ये भाव आने चाहिए। कॉल्स में कैरी नहीं करना है, जॉब रिपोर्ट से पहले निकल जाना है भूपेश जी। बिल्कुल सर। ओके, चलिए कच्चे तेल की बात करते हैं। ब्रेंट क्रूड का भाव $73 के नीचे टिक गया है इस हफ्ते। ब्रेंट में 8% और WTI क्रूड में करीब 6% की गिरावट दिखी है। नंबर्स तो कमज़ोर आ ही रहे हैं, इकोनॉमिक नंबर, चाहे वो यूएस के हो या चाइना के हो। लेकिन अब दो खबर जो क्रूड को सपोर्ट कर सकते हैं वो ये है कि यूएस में लगातार 9वीं बार क्रूड के स्टॉक में कमी देखने को मिली है। पिछले हफ्ते यूएस का क्रूड स्टॉक 69 लाख बैरल कम हुआ है, EIA की ये रिपोर्ट है। और दूसरी खबर, सपोर्टिव खबर यह है कि ओपेक प्लस ने Q4 में क्रूड के उत्पादन की जो बढ़ोतरी का फैसला वो लोग करने वाले थे, रोजाना 1,80,000 बैरल उत्पादन बढ़ाने वाले थे, उसको अभी टाल दिया है। वो आगे उस उत्पादन को बढ़ाएंगे। तो ये दोनों खबरें सपोर्टिव है। हालांकि बाजार में जो ट्रेंड है वो अभी भी निगेटिव है, उस तरह की रिकवरी अभी तक नहीं दिख रही है। भूपेश जी, क्या लग रहा है आपको? क्या यहाँ से कुछ रिकवरी की उम्मीद आपको दिख रही है? जी सर, अगर क्रूड के विषय में बात की जाए तो क्रूड में तकरीबन इस हफ्ते की बात करें तो तकरीबन 5.8% की मंदी क्रूड में देखी गई है। मुझे लगता है कि बाजार हद से अधिक टूट चुका है, और यहाँ से कई बार पुलबैक भी देखे जा चुके हैं। तो करंट भाव पर बाजारों में एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है, जो कि 5,800 के आसपास है। मुझे लगता है कि बाजार बार-बार पुलबैक में 6,000 के आसपास जाता है और वहां से फिर टूटता है। तो इसमें 2 स्ट्रेटजी मैं शेयर करना चाहूंगा। पहली स्ट्रेटजी रहेगी कि सेल ऑन पुलबैक। सेल ऑन पुलबैक में 6,000 के आसपास कहीं भी बाजार मिलता है, तो बाजार में बिकवाली करनी चाहिए 6,050 का स्टॉप लॉस लगाकर। और अगर ट्रेंड कंटिन्यूएशन में बाजार टूटता है तो 5,800 के नीचे, 5,790 के नीचे बाजार जाता है, तो इसमें बिकवाली करनी चाहिए 5,840 का स्टॉप लॉस लगाकर। 5,750, 5,710 के लक्ष्य संभावित रहे। सेल का लेवल क्या बोला है सर? एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा। नंबर्स कुछ टाइपो एरर यहाँ पे दिख रहा है मुझे स्क्रीन पर, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बता दीजिए क्रूड को किस लेवल पे सेल करने की सलाह दे रहे थे आप?
जी, जी सर, 5,790 के नीचे बाजार बेचना चाहिए। ओके, 5,790 के नीचे ही बेचना है, लेकिन और स्टॉप लॉस 5,840 का और टारगेट 5,750 का है, सही है सर? जी सर। जी ओके, सर, जी। चलिए अब बात करते हैं मेटल्स की। मेटल्स में आज सभी काउंटर सुस्ती दिखा रहे हैं। जो शुरुआती नरमी थी वो नरमी थोड़ी कम हुई है। चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो दिखेगा 791 के ऊपर अब कॉपर आ चुका है। अब हल्की गिरावट है, कभी भी हरे निशान में आ सकता है। जिंक देखिए हरे निशान में आ भी चुका है। शुरुआती कारोबार में यहाँ पर भी नरमी थी, 257 रुपए पे अब आ चुका है। एल्युमिनियम 220 के ऊपर है, यहाँ पर भी हल्की तेजी अब दिख रही है। लेड अब सपाट हो गया है 182 के करीब। बताइए सर, क्या क्या पसंद है आपको बेस मेटल्स में, भूपेश जी जी? सर, अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर में अच्छी खासी गिरावट पिछले हफ्ते में देखी गई है, और ओवरऑल अगर देखा जाए तो पिछले 4 वीक से कॉपर में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। मुझे लगता है कि कॉपर के चार्ट का स्ट्रक्चर काफ़ी कमज़ोर है, और बाज़ार अपसाइड में 795 796 के आस-पास मुझे लगता है एक अच्छा सप्लाई ज़ोन देखने को मिलेगा बाज़ार में। करंट भाव की बजाय 796 97 के आस-पास कहीं भी बाज़ार मिलता है, वहाँ बाज़ार में बिकवाली करनी चाहिए। 799 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएं, नीचे में 785 और 781 के लक्ष्य आने वाले समय में दोबारा देखने को मिलेंगे। कह सकते हैं सर, जिंक में कोई रिकवरी की उम्मीद आपको लग रही है क्या? काफी गिरा है, अब यहां से खरीदारी करें या रुकना चाहिए अभी? जी सर, मुझे नहीं लगता कि जिंक में अभी खरीदारी करनी चाहिए। जिंक के अगर अच्छे डिमांड ज़ोन की बात करें तो अभी 258 57 50 का भाव है, ₹252.50, और उसके नीचे बात करें 250। ये एक अच्छा डिमांड ज़ोन हो सकता है बाज़ार के लिए, जहाँ पे अच्छी खरीदारी या पुल बैक देखा जा सकता है। अन्यथा उससे पहले इसमें खरीदारी का कोई अभी अवसर नहीं दिखता। ओके, तो ये बेस मेटल्स पे राय हो गई। अब बात करते हैं नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस में कल शानदार तेजी दिखी थी, इंटरनेशनल मार्केट में भी, घरेलू बाजार में भी। अब 190 के ऊपर है। 25 सितंबर के एक्सपायरी वाले वायदे की मैं बात कर रहा हूं। आप बताइए भूपेश जी, और तेजी आपको दिखती है नेचुरल गैस में? जी सर, मैं आई थिंक बुधवार के शो पर आपके शाम के 17 में साथ में था, तो मैंने बोला भी था कि अभी बाजार में 177 के नीचे बाजार जाना मुश्किल लगता है। 191 और 196 और 202 के टारगेट, 3 टारगेट मैंने शेयर किए थे। बाजार अभी 191 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है बाजार में खरीदारी करनी चाहिए, और बाजार में डिप पर खरीदारी करेंगे 184 85 के आसपास तो रिस्क रिवॉर्ड काफी मैच करेगा। अपसाइड में अभी भी 196 और 201 के टारगेट संभावित रहेंगे। ओके। और कल हमारे शो में कुणाल जी भी कह रहे थे कि यहाँ से नेचुरल गैस में गिरावट अब नहीं दिख रही है, 2-4 रुपए और नीचे आ जाए तो आ जाए, 175 के जाता नीचे जाता नहीं दिख रहा, और वही हुआ। और देखिए वहां से शानदार रिकवरी भी दिखी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब नॉन एग्री के बाद एग्री मार्केट का रुख करते हैं, और एग्री मार्केट में सबसे पहले बात होगी प्याज की, क्योंकि प्याज में जिस तरह से तेजी से दाम बढ़े हैं, 60 से 70-80 रुपए तक भी रिटेल में दाम, कहीं कहीं किसी मार्केट में 80 रुपए भी मिल रहे हैं। एवरेज भाव भी अगर आप देखें तो 60 के कम, 60 से नीचे कहीं भी प्याज के दाम रिटेल में नहीं है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, जयदत्त होलकर हैं, डायरेक्टर हैं एपीएमसी वाशी से। लासलगांव में भी बोर्ड में है, लासलगांव मंडी में भी, जो प्याज की सबसे बड़ी मंडी है। जयदत्त सर, आप बताइए क्या हो रहा है प्याज को लेकर, क्या खबर है? आगे कुछ राहत की उम्मीद करनी चाहिए क्या? किस तरह की खेती की रिपोर्ट बताइए, किस तरह की खेती हुई है प्याज की इस सीजन? देखिए, अभी अगर बात करेंगे, अभी ये 2 दिन में थोड़ा-सा दाम अप हुआ था, लगभग 4,000 के आसपास यहाँ पे दाम चले गए थे। लेकिन अभी जब नाफेड ने अपना माल यहाँ पे मंडी में लाना शुरू किया कर दिया है, तब से फिर वापस थोड़ा-सा दाम नीचे आ चुके हैं। लगभग 3800 या 3900 रुपए के दाम यहाँ प्रति क्विंटल यहाँ पे किसानों को मिल रहा है। नया प्याज भी मंडी में दशहरे के बाद आने वाला है। कुछ ज़्यादा पैनिक सिचुएशन हो गया ऐसा तो अभी तो नहीं लग रहा है। अभी जो दाम मिल रहे किसानों को, अब हो सकता है कि ग्राहकों को 80 रुपए तक प्याज मिल सकता है, लेकिन किसानों को यहाँ पे 4,000 रुपए प्रति क्विंटल के दाम अभी 2 दिन से यहाँ पे मिलना शुरू हुआ है। लेकिन कुछ ज्यादा दिन तक ये स्थिति नहीं रहेगी। नया मंडी जैसा ही माल मंडी में आ जाएगा, वैसे फिर से ये जो मार्केट है ये फिर और नीचे आ सकता है। तो ज्यादा पैनिक होने की अभी सिचुएशन अभी तो मुझे दिख नहीं रही है यहाँ पे।
पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही सरकार की तरफ से एनसीसीएफ और नैफेड की तरफ से प्याज की बिक्री भी हो रही है और 35 रुपए प्रति किलो के भाव पर यह बिक्री कई जगहों पे 38 ऐसे जगह हैं जहां पर प्याज की ये बिक्री की जा रही है। सर अब बताइए कि ये जो नई फसल आने वाली है क्या अक्टूबर से शुरू हो जाएगी कि और डिले होगा उससे? नहीं, देखिए इस साल जो बारिश से अच्छी तरह से टाइम से यहाँ पे शुरू हो चुका है, तो यहाँ पे जो कुछ नया क्रॉप जो आने वाला है प्याज का, कुछ ज्यादा देर नहीं होगा, अक्टूबर में नया प्याज आ चुकेगा। और तब तक किसानों ने अपना जो अपना प्याज है गोडाउन में अच्छी तरह से रखा हुआ है, वो धीरे धीरे करके मंडी में आ रहा है, तो ज्यादा कुछ शॉर्टेज होगा और दाम को बढ़ सकते हैं ऐसी तो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। सप्लाई अच्छा रहेगा और ये दाम में तो ग्राहकों को प्याज लगभग ज्यादा से ज्यादा 15-20 दिन तक परचेस करने पड़ेगा, लेकिन जैसा ही नया माल मंडी में आता है दाम नीचे आ सकते हैं। ओके सर, एक्सपोर्ट को लेकर क्या स्थिति है, क्या नई खबर है, उसके बारे में अपडेट दीजिए। देखिए एक्सपोर्ट के लिए तो अभी तो गवर्नमेंट कुछ ज्यादा रिलीफ नहीं दे रहा है किसानों को। किसानों की हर बार मांग रही थी वो 40% ड्यूटी के बारे में हो, चाहे निर्यात मूल्य कम करने के बारे में हो, लेकिन केंद्र शासन ने इस बारे में कोई फैसला नहीं लिया। वो अभी भी वैसे ही 40% ड्यूटी लगाए हुए है और $5.5 निर्यात मूल्य भी अभी भी कंटिन्यू है। तो कुछ ज्यादा प्याज यहाँ से निर्यात नहीं हो रहा है, प्याज अपने लोकल मंडी में ही चल रहा है और इससे ज्यादा कुछ बढ़े के दाम ऐसी सिचुएशन तो अभी नहीं लग रही है। ओके सर, खबर ये भी आ रहा है कि इस सीजन में प्याज की जो होती है पिछले साल के तुलना में करीब 50% ज्यादा एरिया है, क्या इस तरह की रिपोर्ट भी है क्या? जी, प्याज अच्छी तरह से यहाँ पे जो नया जो प्याज लगाए हुए हैं अच्छे तरह से क्षेत्र भी यहाँ पे बढ़ा हुआ है बारिश अच्छी होने की वजह से। तो आगे का जो क्रॉप आने वाला है वो अच्छे ढंग से आने वाला है। हो सकता है नवंबर दिसंबर में किसान अपना प्याज रास्ते पे भी फेंक देना पड़ेगा, ऐसी नौबत आने वाली। इतना अच्छा प्याज इस बार मंडी में आ रहा है, तो हमारा गवर्नमेंट से विनती है अगर नवंबर दिसंबर में ये नौबत नहीं आनी चाहिए तो अभी से जो निर्यात ये खुली कर देनी चाहिए, ताकि बाहर का जो मंडी है वो कैप्चर करने में लगभग 15-20 दिन महीना लगता है। तो तब तक वो मंडी भी हमारे व्यापारी कैप्चर करके अपना जो सप्लाई शुरू कर सके, ताकि नया प्याज को भी अच्छे दाम यहाँ पे किसानों को मिल सकते हैं। ओके, शुक्रिया जायदाद होलकर सर, आपने वक्त निकाला और बताया कि क्या अपडेट है। इनका कहना है कि इस बार बम्पर खेती हुई है और नवंबर दिसंबर से वो नई फसलें जब आएंगी तो दाम तेजी से कम होंगे, तो उस दौरान मतलब 1-1.5 महीने की और बात है, उसके बाद नई फसलें आनी शुरू हो जाएगी, फिर वो भाव खुद ब खुद नीचे की तरफ आ जाते हैं। ग्वार की चाल देखें तो सीमित दायरे में ही कारोबार हो रहा है, लेकिन राजस्थान के जो खेती के एरिया हैं वहां से जो रिपोर्ट आ रही है कि राजस्थान में इस साल 2721 लाख हेक्टेयर में इस सीजन ग्वार की खेती हुई है। 2023 का जो कुल एरिया था ग्वार का वो था 2893 लाख हेक्टेयर का, लेकिन 2008 से 2022 के दौरान जो एवरेज खेती का एरिया था वो था 2759 लाख हेक्टेयर का। हमारे साथ भाविक पटेल भी हैं ट्रेडबल सिक्योरिटी से। भाविक बताइए, ग्वार को लेकर आपके पास क्या खबर है और क्या करना चाहिए इन भाव पर? देखिए, ग्वार में अगर हम देखें तो काफी टाइम से एक सीमित रेंज है। जैसे आपने आज बताया कि जो डेटा है वो तो थोड़ा पॉजिटिव है, बट अगर हम यहाँ पे देखें मंडी में तो कोई डिमांड आ नहीं रही है, एक्सपोर्ट की डिमांड नहीं है, तो उसकी वजह से जो प्राइसेस है वो भी फ्यूचर में सस्टेन नहीं कर पा रहे। हाँ, ये है कि 51 से 5200 के बीच में थोड़ी बहुत हमें बाइंग देखने को मिल रही है, बट वो जब 55-56 के आसपास आ जाती है तो फिजल आउट हो जाती है। तो अभी भी मुझे नहीं लग रहा है कि कोई मेजर तेजी इसमें देख सकते हैं, बट हाँ, क्योंकि ये नीचे सपोर्ट के नजदीक है तो एक बार बाय जरूर से कर सकते हैं। 5500 के टारगेट के लिए 2 से 3 दिन का अवधि रखिएगा और नीचे का स्टॉप लॉस रख सकते हैं 5200 का। भूपेश जी, आपके पास क्या रिपोर्ट है? आप बड़े बेल्ट से आते भी हैं, बीकानेर में हैं, बताइए क्या हो रहा है ग्वार में सर? जी सर, ग्वार की बात करें तो ग्वार में एक लैकलस्टर वॉल्यूम का देखा जा रहा है। काफी दिनों से पार्टिसिपेशन की कमी है। मुझे लगता है कि बाजारों में अभी पार्टिसिपेशन आता है तो 5450 के ऊपर बाजार निकलने पर एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। वहीं अगर डाउन साइड भी इसमें बहुत ज्यादा नहीं दिखता, नीचे में 5250 के आसपास अगर बाजार मिलता है तो वो एक अच्छा डिमांड जोन देखा जा सकता है। यहाँ से कोई बहुत बड़ी मंदी की उम्मीद भी नहीं है। अगर 5450 के ऊपर निकलता है तो बाजार मुझे लगता है कि अपसाइड में 5650 और 5850 भी देखे जा सकते हैं। परंतु ये व्यू एक लंबे समय के लिए रहेगा। इसमें एक बात और ध्यान रखने की है कि अभी जो खबरें फंडामेंटल की, जैसे आपने अभी बताया
वो एकदम बात सच है, क्योंकि काफ़ी किसानों के फ़ोन मेरे से चर्चा होती है इस विषय में, और वो कहते हैं किसान की इसमें जो फल लगता है, ग्वार की फली लगती है, वो काफ़ी कम ही है इस बार उसमें। चलिए, अब ग्वार के बाद अब बात कर लेते हैं तुअर की। तुअर को लेकर खबर ये आ रही है कि भारी बारिश से कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना जैसे राज्यों में फसलों के नुकसान की थोड़ी खबर आ रही है। हालांकि चीज़ें क्लियर होने में अभी टाइम लगेगा कि कितना नुकसान हुआ है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि फाइटोप्थोरा नाम की बीमारी है जो पेड़ के जड़ों में लग जाती है और पौधे खराब होते हैं, इस तरह की रिपोर्ट आ रही है। लेकिन इस बार की जो सोइंग है तुअर के, वो नंबर काफ़ी बेहतर है। करीब करीब 12.5% पिछले सीजन से इस बार ज़्यादा बुआई हुई है और इस बार बम्पर प्रोडक्शन की उम्मीद है। लेकिन ये खबर आने से कितनी चिंता है, ये समझते हैं। श्रीकांत कुवलेकर है हमारे साथ, एग्री एक्सपर्ट है। श्रीकांत जी बताइए, आपके पास क्या खबर है, क्या रिपोर्ट है, क्या इससे क्या फसलों को नुकसान हुआ है? तुअर की फसलों को लेकर आपने ग्राउंड के लोगों से बातचीत की है? जी बिल्कुल। नमस्ते नमस्ते सर। विश्वमोहन जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो पिछले 3-4 दिनों में काफी बारिश हुई थी, उस वक्त मैं महाराष्ट्र के मराठवाड़ा इलाके में ही था। उस 2 दिन में वही मौजूद था, तो वहां से कुछ खबरें मिली और वहां से कुछ जो किसानों के तरफ से भी खबरें मिली। तो ये सही है कि सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, जैसे कर्नाटक है, गुजरात भी है और तेलंगाना, ये जो तुअर के जो बड़े बेल्ट है, वहाँ काफी बारिश और जलभराव हुआ था। लेकिन एक एक चीज हमें देखनी चाहिए कि ये जो वक्त होता है ज्यादा बारिश का, या ये अभी ये मार्केट पूरी वेदर मार्केट बन गई है। तो और ये ऐसा भी एक है कि नुकसान कितना हुआ ये कहने की अभी ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है एग्जैक्टली उसका जो एस्टिमेट करने के लिए। लेकिन एक मैंने देखा है कि जलभराव जो हुआ है, वो जिन एरिया में हुआ था उसमें से कई एरियो में से वो जितना लगा था शुरू में, जितनी चिंता थी उतनी नहीं है, वो जल भराव कम हो गया है। तो ये नहीं है कि सब हाथ से गया है। तो हमारे आपने जैसे बताया कि आज 12.5% तक की जो बुआई ज्यादा हुई है, तो अगर हमें एस्टिमेट के हिसाब से देखना है तो ठीक है, पिछले साल से हमारा ये साल 15 से 20% प्रोडक्शन जो ज्यादा लग रहा था, क्योंकि एक यील्ड भी ज्यादा होता था, उत्पादकता भी ज्यादा होती थी। तो अगर इस वक्त इस अभी तक जो सिचुएशन है उससे ज्यादा नुकसान होने की संभावना नहीं, बल्कि जितना नुकसान हो रहा है उससे कई ज्यादा इलाकों में ये भी समझ में आया है कि बारिश से फायदा ज्यादा हो रहा है। अभी ये मैंने पहले ही बताया कि ये वेदर मार्केट बन गया है और वेदर के हिसाब से चल रहा है, तो नी जर्क रिएक्शन जो सेंटीमेंट के आधार पर आएगी उससे। और हमें यह है कि आप वेदर पैटर्न भी एक थोड़ी सी माइक्रो लेवल है, लेकिन वेदर पैटर्न हमें ध्यान देना होगा। आजकल जो क्लाउड बर्स्ट टाइप इवेंट्स है वो ज्यादा बढ़ गए। आप अभी आप जो स्टूडियो में बैठ रहे हैं वहां से मैं सिर्फ 5 किलोमीटर पर बैठा हूँ। ऐसी होते है कि आपके स्टूडियो के बाहर बहुत ज्यादा बारिश होती है, हेवी बारिश होती है, 2-3 घंटा बारिश होती है, लेकिन मेरे यहाँ बिल्कुल बारिश नहीं है, हो रहा है वही सब खेती के एरिया में यही हो रहा है। ये भी मैंने अभी मराठवाड़ा में महसूस किया, नासिक रीजन में महसूस किया कि कई जगह बहुत ज्यादा पानी भरा है, लेकिन कई इलाकों में उनके जो वेल्स है उनमें पानी तक नहीं आया। तो न्यूज किस चीज की बनती है कि अगर 5 एकड़ का एरिया बहुत बाधित हुआ बारिश से जलभराव, तो 5 एकड़ का एरिया एक न्यूज में आ जाता है। जो उसके बाजू में 500 एकड़ जहां अच्छा है उसके बारे में न्यूज नहीं बनती है। तो ये सेंटीमेंट जो बन जाता है वो नीजर रिएक्शन हो जाता है। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं कहा आपने श्रीकांत जी, क्योंकि जल्दबाजी होगा कुछ भी कहना कि फसलों को कितना नुकसान हुआ। बहुत बार ऐसा भी होता है कि बारिश अच्छी होती है तो फसलों को कई सारे ऐसे इलाके होंगे जहां पर फायदा भी तो हो रहा होगा, उनके यील्ड में भी, पैदावार में भी तो सुधार होगा। श्रीकांत जी एक छोटा जवाब दीजिएगा, वक्त कम है। मैं एक सवाल ये पूछ रहा था कि महाराष्ट्र में इस बार खरीफ सीजन में बम्पर खेती हुई है, जो टारगेट सरकार ने तय कर रखे थे उससे ज्यादा बुआई हुई है। तो किन किन फसलों को आप देख रहे हैं कि जितनी ज्यादा बुआई होगी? खास करके अब सोयाबीन, तुअर, कॉटन और गन्ना, ये मेजर क्रॉप है महाराष्ट्र के लिए खरीफ सीजन में। बताइए किस तरह की सोइंग हुई है? सोइंग सोयाबीन में काफी लगभग 20% तक ज्यादा हुई है।
लेकिन जैसे मैं कह रहा था कि सोयाबीन में नुकसान ज्यादा हो सकता है। तुअर तो बड़ी लंबी क्रॉप है, तो तुअर में भी एरिया काफी बड़ा है, लेकिन तुअर में नुकसान ही के अभी तो हम बता नहीं सकते, काफी जल्दबाजी होगी। अभी कोई नुकसान की विशेष आशंका तो नहीं है, लेकिन हाँ एक ये है कि सोयाबीन में निश्चित रूप से नुकसान दिख रहा है। और हमने जो वेदर अपडेट दिए हैं कि सितंबर एंड तक बारिश हो सकती है और वो आगे एक्सटेंड भी होगी पोस्ट मानसून सीजन, यानी 1 अक्टूबर के बाद भी। उससे ये हो सकता है कि जो सोयाबीन तैयार हो रहा है, जो ग्रेन फील्ड स्टेज और या ड्राइंग स्टेज में, उस वक्त अगर ऐसी बारिश हो जाएगी तो उससे नुकसान की संभावना, यानी अभी जो ज्यादा धोखा है वो सिर्फ सोयाबीन को ज्यादा दिख रहा है। वैसे कॉटन का भी काफी नुकसान हो सकता है। उसमें जो एरिया बढ़ने की जो शुरू की खबरें थी वैसा नहीं हुआ है। कॉटन में एरिया तो बढ़ा नहीं है। और दूसरी बात, कॉटन में जो नुकसान है वो कई तरह का है। इस वेदर की वजह से तो है ही, ज्यादा बारिश की वजह से पेस्ट इन अटैक जो है वो भी काफी है। और ये होता है ना कि ये ऐसे होता है तो उसकी तरफ ध्यान भी कम हो जाता है किसान का, जब भी रेट भी नहीं मिलता है। तो कई सारे मुद्दे हैं इस जी वक्त जी कि जिससे कॉटन को नुकसान हो सकता है, लेकिन तुअर को इस वक्त तो नहीं दिख रहा है कि ज्यादा नुकसान हो। ओके, शुक्रिया श्रीकांत जी, आपने वक्त निकाला, बताया कि महाराष्ट्र की स्थिति क्या है। आप ग्राउंड पे गए भी थे, वहाँ पे घूम कर भी आए ग्राउंड में। हालांकि कुछ भी कहना, कितना नुकसान होगा अभी जल्दबाजी होगी, स्थिति कुछ हफ्ते में क्लियर भी हो जाएगी। लेकिन एक चीज आपने यहाँ पे और साफ कर दी, जैसा मौसम विभाग ने कहा था कि इस बार एक्सटेंडेड रेनफॉल है, अक्टूबर में भी बारिश होगी, जो हार्वेस्टिंग का टाइम होता है उससे क्या नुकसान होगा। हालांकि तुअर का तो लंबा क्रॉप होता है, बाकी फसलों के लिए हार्वेस्टिंग का टाइम शुरू हो जाता है अक्टूबर में, तो उनके लिए अगर वहां पर अगर कुछ बारिश ज़्यादा हो जाती है तो वहां से नुकसान की खबर कुछ हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, टर्मरिक की बात करते हैं, जहां पर आज फिर से मुनाफा वसूली दिख रही है। कल शानदार तेजी और आज 2% की गिरावट। भाविक बताइए, हल्दी में क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए इस गिरावट पर? देखिए, अभी भी मुझे लग रहा है कि ये गिरावट है वो आई थिंक बहुत ज़्यादा नहीं आ सकती। हालांकि अभी डिमांड तो कम ही है और ये बारिश की वजह से भी थोड़ा जो यील्ड है वो उसको सुधारा मिल रहा है। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि अगर 13,400 से 13,000 के आसपास आता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी बाइंग की। मैं ज़्यादा इजी नहीं दिख रहा हूँ, बट एटलीस्ट 14,400 से 14,800 के बीच में टारगेट मिल रहा है। तो 3 से 4 दिन की अवधि के लिए अगर 13,500 से के आसपास मिलता है तो 13,000 स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं 14,800 के टारगेट के लिए। बताइए, मसालों पर आपका नजरिया क्या है भूपेश जी? जी सर, अगर हल्दी की बात करूंगा विशेषकर, तो हल्दी में रोलर कोस्टर प्ले जारी है। मुझे लगता है कि हल्दी में अभी भी 14,700 से लेके 12,700 के बीच में रेंज बनी रहेगी। आइदर साइड की रेंज पकड़ लें, और इसमें ये ध्यान रखें कि 14,700 के आसपास बाजार मिलता है तो खरीदारी से दूरी बनाएं, और 12,700 का मिलता है तो बिकवाली से दूरी बनाएं। दोनों तरफ का कॉन्ट्रा ट्रेड भी लिया जा सकता है। 14,700 के आसपास बिकवाली भी करी जा सकती है 400 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाकर, और 12,700 के आसपास खरीदारी भी की जा सकती है 400 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाकर। तो दोनों तरफ 1,000 पॉइंट मिलने की संभावना रहेगी। ओके, चलिए शुक्रिया भूपेश जी आपका, भाविक आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और एग्री नॉन एग्री मार्केट पर अपनी राय रख दी।